हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक सिन्हा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। तो आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाले क्लास के अंतर्गत समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था कि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए 4 प्रकार की जो रीतियां बताई गई थी, उनमें से प्रमुख रूप से 2 रीतियों के बारे में आप सभी ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आपको पूर्व वाले क्लासों के अंतर्गत हमने उदाहरण के माध्यम से भी बताया था कि किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। आज की क्लास के अंतर्गत हम तीसरी रीति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो समांतर माध्य ज्ञात करने की तृतीय रीति बताई गई है। उस रीति का नाम तो आप सभी को पता ही होगा, शायद पूर्व में बता भी चुका हूं। अध्याय पर हेडिंग डालने से विद्यार्थी समांतर माध्य ज्ञात करने की तृतीय रीति। अध्याय हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। टॉपिक का नाम हमारा क्या है बच्चों? समांतर माध्य। समांतर माध्य में अध्ययन करेंगे हम। हेडिंग डाल लीजिए एक बार, समांतर माध्य। समांतर माध्य का संकेतांक आप सभी विद्यार्थियों को पता है, इसे x बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब समांतर माध्य ज्ञात करने की जो रीतियां थी, वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार की रीतियां बताई गई थी। समांतर माध्य तृतीय रीति के बारे में अध्ययन करेंगे हम। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे विद्यार्थी को बता दूं, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है, उस सभी के बारे में चर्चा कीजिएगा। चाहे पॉजिटिविटी में हो चाहे नेगेटिविटी में हो, किसी भी रूप में हो, आप हमें अवगत कराते रहिए, ताकि हम आपके उससे हमारे टॉपिक के अंदर, हमारे क्लास के अंदर कुछ एडिशन करते रहे, कुछ प्लस पॉइंट करते रहे आपकी सुविधा के अनुरूप। चलो पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का बिंदु कक्षा अध्याय 9वां समांतर माध्य ज्ञात करने की जो 4 रीतियां बताई गई थी, उन चारों में से तो प्रथम जो रीति थी, यहां मैं लिख भी देता हूं एक बार, समांतर माध्य की गणना करने की रीतियां। कितनी रीतियां थी पूर्व में बता चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। तो प्रमुख रूप से 4 रीतियां बताई गई थी, यहाँ कोने में लिख रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है? तो 4 कौन सी? पहली रीति थी हमारी प्रत्यक्ष रीति, जिस रीति को आपने डायरेक्ट मेथड भी कहा था। दूसरी जो रीति बताई गई थी हमारी बच्ची, कौन सी थी? लघु रीति, जिसे आपने शॉर्टकट मेथड कहा था। तृतीय रीति, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, उसका नाम हमारा पद विचलन रीति। पद विचलन अर्थात स्टेप डेविएशन मेथड। पद विचलन रीति के द्वारा ही हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो यहाँ सभी विद्यार्थी डाल लीजिए, समांतर माध्य ज्ञात करने की रीतियां। जो चौथी रीति थी हमारी आकलन, इसके बारे में आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा ही, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज तृतीय रीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पुनः लिख देता हूं मैं, समांतर माध्य की गणना कौन सी रीति के द्वारा? पद विचलन रीति के द्वारा। पद विचलन रीति। इंग्लिश साउंड, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी के अनुसार कहा जाए तो स्टेप डेविएशन मेथड कहने का तात्पर्य है DEVATION, स्टेप डेविएशन मेथड। METHOD, समांतर माध्य गणना पद विचलन रीति के द्वारा। अब समांतर माध्य की जो गणना की जाएगी, इस रीति में गणना पहले करने से पहले आपको इस रीति के बारे में पता करना चाहिए कि यह रीति क्या है। इस रीति में समांतर माध्य गणना क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, उन्हीं बिंदुओं के बारे में पहले से पहले जाना जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, इस रीति का प्रयोग कब किया जाता है, उसी बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे साथ लिखते रहना, समझते रहना, ठीक है बच्चों? तो लिखिए मेरे साथ साथ, इस रीति का प्रयोग
देखिए इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है इस रीति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब विचलन समान रूप से हो, यानी जब विचलन जो होंगे विचलन समान रूप से दिए हुए होंगे उस समय इस रीति का प्रयोग किया जाएगा। जब विचलनों को समान संख्या में, समान संख्या कह दो या बराबर संख्या कह दो, ठीक है बच्चों, बराबर संख्या, समान संख्या में विभाजित किया जा सके। पहली बात क्या होगी हमारी, चलिए इस जो पद विचलन जो रीति है इस रीति का प्रयोग कब किया जाएगा बच्चों, जब विचलनों को समान संख्या में विभाजित किया जा सके, और क्या है, किया जा सके, तथा जो वर्गांतर दिए हुए होंगे उन वर्गांतरों की संख्या क्या हो, अधिक है, बहुत बड़ी मात्रा में हो, तथा वर्गांतरों जैसे 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से जो वर्गांतर दिए हैं वर्गांतरों की संख्या अधिक हो। दो बात बता दी यहाँ पे, जब विचलनों को समान संख्या में विभाजित किया जा सके, जो हमने यहाँ लिखा है कि जब विचलनों को समान संख्या में विभाजित किया जा सके तब वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार के वर्गांतरों की संख्या हो बच्चों बहुत अधिक मात्रा में हो, संख्या बहुत अधिक हो, उस समय इस रीति का प्रयोग किया जाएगा। लघु रीति के समान ही लघु रीति, शॉर्टकट मेथड जो आपने भी पीछे पूर्व वाले क्लासों में पढ़ा था, लघु रीति के समान ही समांतर माध्य की गणना की जाएगी। आई बात सबसे विद्यार्थियों को कि जिस प्रकार से लघु रीति के अंतर्गत समांतर माध्य गणना की जाती थी उसी प्रकार से इसके अंतर्गत भी समांतर माध्य गणना की जाएगी। इसलिए इस रीति का प्रयोग कब करना है, जब वर्गांतरों को आप समान रूप से समान संख्या में या विचलनों को विभाजित कर सके। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात भी कहते हैं, विभाजित इनको विचलन ज्ञात के लघु रीति के समान समांतर माध्य गणना की जाएगी, इसमें विचलनों को ध्यान में रखा जाएगा, वो भी देख लो। इसके अंतर्गत इस रीति में वर्गांतरों का विचलन ज्ञात कर, जो वर्गांतर दिए होंगे 0 से 10, 10 से 20, उन विचलनों का, उन्हें वर्गांतरों का विचलन ज्ञात करते हैं तथा ज्ञात कर उन विचलनों को जो वर्गांतर इंटरवल जो ज्ञात किया जाएगा, विचलनों को समापवर्तक से
समापरिवर्तक से विभाजित किया जाएगा। कहना अब समापरिवर्तक क्या है? समापरिवर्तक को आप इस रूप में भी कह सकते हो, जो वर्गों का जो अंतराल दिया जाएगा, जो गैप होगा, जो हमारा इंटरवल होगा, वह इंटरवल से उसे इंटरवल संकेतांक इसका होगा आई। जो समापरिवर्तक का संकेतांक क्या होगा बच्चों? इसका संकेतांक आई माना जाएगा, उसे आई से विभाजित किया जाएगा। इसमें एक शर्त होगा और हो गई, इस रीति का, वो भी लिख लीजिए, इस रीति का प्रयोग समान, एक तरह से नोट के रूप में हो गया ये आपका, ठीक है बच्चों। इस रीति का प्रयोग समान वर्गांतर वाली, समान वर्गांतर वाली श्रेणी में ही किया जाएगा। यानी जितने भी वर्ग, कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जितने भी जो वर्ग दिए हुए हैं, उन वर्गों के मध्य में अंतराल, जो गैप होगा, वह गैप कैसा होना चाहिए बच्चों? समान रूप से, इक्वल रूप से दिया हुआ होना चाहिए। उसी समय इस रीति का प्रयोग, आप मान लो अंतर समान नहीं है, तो आप इस रीति का प्रयोग करने में आपको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये बात हो गई, यहाँ मतलब प्रमुख बात हमारी यही हो गई कि वर्गांतर जो होंगे वो सब समान होने चाहिए। इसमें एक समापरिवर्तक शब्द आया है, विचरण आया है। देखो विचरण का मतलब क्या है, ये मैं पहले पूरे बता भी चुका हूं। विचरण कैसे ज्ञात किया जाएगा, नहीं पता हो तो देख लो। विचलन संकेतक हमारा ये है dx, इतना तो पता होगा। तो dx कैसे ज्ञात किया जाएगा बच्चों? x माइनस ए आपको पता है क्या है? x यहाँ लिख भी तो, फिर भी तो मैं x बराबर हमारे मूल्य हो गए, a बराबर जो आपने कल्पित माध्य का चयन लिया है वह आपका कल्पित माध्य हो जाएगा। तो x माइनस ए हो जाएगा। फिर इसने कहा कि विचरणों को ज्ञात कर, उन विचरणों का समापरिवर्तक क्या होता है वो भी देख लीजिए बच्चों। समापरिवर्तक कह दो या इसको आप अंतराल कह दो। समापरिवर्तक का जो संकेतांक जो होगा, संकेतांक इसका होगा बच्चों आई, स्मॉल आई जो बनाया गया है, स्मॉल आई संख्या है, आई का समापरिवर्तक को विभाजित किया जाएगा। तो हमारा जो है dx ज्ञात किया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया, जो हमारा dx होगा उस dx में आई से विभाजित किया जाएगा। विभाजित कर देंगे तो उसके माध्यम से ही पद विचलन रीति के द्वारा जो वर्ग, जो मूल्य ज्ञात किए जाएंगे, उसके द्वारा समांतर माध्य की गणनाएं की जाएगी। ये हमारी पद विचलन रीति की सामान्य बात। अब गणना प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, किस किस स्टेप में आप किन स्टेपों को अपनाकर आपको उसकी गणना करनी है। अब उसके बारे में अध्ययन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा। या तो इसको लिख लीजिए, मेरे साथ लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाए, कोई भूल गया हो तो कोई बात नहीं, पूछ सकता है से। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने। अब इसी गणना प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से पद विचलन रीति के अंतर्गत पद विचलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती है। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी नोट, उत्तर पुस्तिका जो है उसके अंदर नोट डाल लेना, नोट के डाल लेना, या हेडिंग डाल, इसमें कह सकते हो आप गणन प्रक्रिया। ये चीज समझ आ गई थी विद्यार्थियों को? चलिए बहुत अच्छी बात। अभी पूरा समझा दूंगा, आई क्या है सब कुछ बता देता हूं, ठीक है बच्चों। यह हेडिंग डाल लीजिए, गणन प्रक्रिया। गणन प्रक्रिया किस प्रकार से पद विचलन के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाएगी। तो देखिए,
नंबर 1, सर्वप्रथम ज्ञात वर्गांतरों के, सर्वप्रथम ज्ञात वर्गांतर, वर्गांतर क्या होता है यहाँ लिख भी देता हूं मैं, जैसे 0 से 10 और 10 से 20, दो वर्गांतर मान लेते हैं। सर्वप्रथम ज्ञात वर्गांतरों के मध्य मूल्य, कहने का तात्पर्य बच्चों मिड पॉइंट या मिड वैल्यू, मध्य मूल्य को मिड पॉइंट या मिड वैल्यू अर्थात एमवी कहा जाता है। मध्य मूल्य ज्ञात किए जाएंगे। पहली बात खत्म हो गई, सबसे पहले उनके मध्य मूल्य ज्ञात किए जाएंगे। दूसरी बात लिखी है नंबर 2, तत्पश्चात ज्ञात मध्य मूल्य, जिसका संकेतांक हमारा एम बी है, इसे एक्स वाला मूल्य माना जाता है। कहने का मतलब तत्पश्चात ज्ञात मध्य मूल्य में से एक कल्पित मान, कल्पित मान या कल्पित मूल्य कह सकते हैं। यहाँ पर कल्पित मान या कल्पित मूल्य जो लिया जाएगा, इसका संकेतांक क्या होता है बच्चों ए। ये मैं आपको पूरा बता भी चुका हूं कि सर फिर उसमें से मध्य मूल्य में से कल्पित मान या कल्पित मूल्य का चयन किया जाएगा। दूसरी स्तर समझ में आ गई। आपने कल्पित यानी कहने का तात्पर्य है, कुल मिला के मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट वाले में एम भी निकालेंगे, सेकंड वाले पे ए निकालेंगे, ठीक है, कल्पित मूल्य निकालेंगे। स्टेप नंबर 3, अब आपने ए निकाल लिया। ए निकालने के बाद क्या रहेगा बच्चों, ए निकालने के बाद आपका काम रहेगा वर्गांतरों का। लिख लीजिए, तत्पश्चात ज्ञात मूल्य, ज्ञात मूल्य यानी कहने का तात्पर्य जो एम बी आपकी है उसी को मूल्य कहा जाता है, एक्स कहा जाता है। ज्ञात मूल्य में से, ज्ञात मूल्य में से कल्पित मूल्य को, जो आपने मूल्य ज्ञात किया था एम बी जो निकाले थी, उस एम बी वाले मूल्य में से कल्पित मूल्य को घटाकर, एक मिनट, कल्पित मूल्य कहने का तात्पर्य बच्चों ए, वह भी लिख लेना, को घटाकर विचलन ज्ञात, विचलन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ विचलन में डी एक्स हमारा विचलन ज्ञात किया जाएगा। तो कहने का मतलब कैसे निकाला जाएगा इसको, यानी x माइनस ए बराबर डी एक्स। ये हो गया तीसरे स्टेप। थर्ड स्टेप के अनुसार मैं डेस ज्ञात कर लिया। चौथी स्टेप क्या है, चौथी स्टेप को लिख लीजिए, नंबर 4, ज्ञात विचलनों में धनात्मक व ऋणात्मक मूल्यों को ध्यान में, ज्ञात विचलनों में धनात्मक ऋणात्मक मूल्यों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अरे जब विचलन आप ज्ञात करोगे
तो विचलनों में धनात्मक ऋणात्मक मूल्यों को संकेतों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। ज्ञात विचलनों के प्राप्त परिणामों में लिख लो, परिणामों में समापरिवर्तक या इसको आप अंतराल भी कह सकते हो बच्चों। इसका जो संकेतांक है वह हमारा आई कहलाता है। ज्ञात विचलनों के प्राप्त परिणाम में समापरिवर्तक से विभाजित किया जाएगा। अरे जो आपने विचलन ज्ञात किया है विचलनों को आई से विभाजित भी किया जाए, कहने का तात्पर्य होगा x माइनस ए अपॉन आई या dx अपॉन आई। ये दो तरीके हो गए। इन दोनों तरीकों के माध्यम से आप अंतराल से या समापरिवर्तक अर्थात आई से उन प्राप्त विचलनों को विभाजित किया जाएगा। अगला स्टेप लिखिए। 4 स्टेप हो चुके हैं, 5वां स्टेप भी लिख लीजिए। 5वां स्टेप क्या बताया गया है? 5वां स्टेप लिख लीजिए। तत्पश्चात ज्ञात विचलन, कहने का तात्पर्य डी कोमा एक्स जो आई से विभाजित कर दिया जाएगा तो पर्यावरण को लग जाएगा। ज्ञात विचलन को ज्ञात आवर्तियों से गुणा किया जाएगा। करने का मतलब क्या हो बच्चों? जो आपने विचलन ज्ञात किया है उन विचलनों को आवर्तियां जो हमारे पास दी हुई अर्थात आवर्तियों का संकेतांक पहले बता भी चुका हूं। इसका जो संकेतांक जो होता है हमारा एफ होता है बच्चों, यानी एफ से उन्हें गुणा किया जाएगा। जब उन्हें गुणा किया जाएगा जिसका प्रतिफल एफ डी समीकरण एक्स अर्थात एफ डी एक्स होगा। आगे बात समझ में? इसका प्रतिफल क्या होगा? इसका प्रतिफल ये निकल कर आएगा और गुणनफल ज्ञात हो जाएगा तो उसके बाद उसका योग ज्ञात किया जाएगा। 6ठा स्टेप भी लिख लीजिए। 6ठा स्टेप लिखने पहले 5 स्टेपों को लिख लीजिए। 6ठा स्टेप में आगे ऊपर को तरफ लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। 6ठा स्टेप लिखिए। फर्स्ट लिख लिया आपने, फर्स्ट और सेकंड साफ कर रहा हूं। 6ठा स्टेप क्या है? तीन तक कर दूं साहब। स्टेप नंबर 6 लिखिए। सब एफ क्या होगा? प्राप्त एफ डी एक्स का योग ज्ञात कर। जो एफ डी एक्स का योग होगा क्या कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा हमारा सिग्मा एफ डी एक्स ज्ञात कर उसे ज्ञात किया जाएगा।
FDS ज्ञात किया जाएगा। अब अंतिम चरण आ गया, अंतिम चरण के अंतर्गत सूत्र का निर्माण कर दिया जाएगा। एक बात और लिख लो, नंबर 7, तत्पश्चात अंतिम चरण पे, अंतिम चरण पर निम्न सूत्र द्वारा, तत्पश्चात अंतिम चरण पर निम्न सूत्र द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, ज्ञात किया जाएगा। सूत्र कौन सा है वो भी लिख लीजिए। तो उससे पहले आपने नंबर 4 और 5 बिंदु लिख लिया सब विद्यार्थियों ने। चलिए बहुत अच्छी बात, लिख लिया। तो सूत्र भी जान लेते हैं, क्या सूत्र है, किसके द्वारा, किस सूत्र या समीकरण के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाए। फिर आप एक उदाहरण भी करवा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो आपने लिखा है वो किस प्रकार से। सूत्र क्या है तो लिख लीजिए, x बार बराबर, x बार का मतलब क्या होता है तो पता है ही आपको। कल्पित माध्य हमने इसमें लिया है तो a हो जाएगा प्लस में सिग्मा एफ डी एक्स कोलम x अपॉन उसे n और नंबर ऑफ यूनिट या नंबर ऑफ आवर्त, टोटल नंबर ऑफ आवर्तियां से विभाजित किया जाएगा। यहाँ पद विचरण रीति के अंतर्गत है, जो हमने विचरण ज्ञात किए समाप्रवर्तक के द्वारा विचरणों को छोटा कर दिया गया था। उन छोटे जो विचरण हैं उन विचरणों का किया जाए बच्चों, उसे पुनः छोटा तो कवर कर लिया हमने उसको, तो पुनः उसे उसी अंतराल से, वर्ग अंतराल से मल्टीप्लाई करके या गुणन प्रक्रिया के द्वारा वही मूल्य प्रतिस्थापित किया जाएगा। एक सूत्र को लिख सकते हो, या x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई आई। तो इन सूत्रों के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा आप पद विचरण रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीजें लिख लीजिए। x बार बराबर हमारा क्या है बच्चों, आपको पता होगा, ऊपर भी लिखा हुआ है वैसे, x बार बराबर समांतर माध्य। सेकंड नंबर आता है हमारा x बार बराबर a का मतलब क्या है वो भी लिख लीजिए, कल्पित माध्य। थर्ड नंबर पे क्या आता है बच्चा, एक बात ये आ गया हमारा सिग्मा एफ डी समीकरण x, यहां लिख लीजिए आवर्ती व विचलनों के वर्गों, आवर्ती व विचलनों के वर्गों की वर्गों के गुणन फल, आवर्ती चरणों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग हो गया हमारा। n हमारा क्या है वो लिख लीजिए, n बराबर कुल आवर्तियों की संख्या। n के बाद क्या बच्चों सिग्मा f भी है हमारे पास। सिग्मा f बराबर क्या है, इसका मतलब ये होता है आवर्तियों का योग। और क्या बच्चा i, हमारा i क्या है वो भी लिख लीजिए, i बराबर अंतराल, अंतराल भी कहते हैं इसको, ये समापरिवर्तक भी कहा जाता है। आई बात समझ में। तो इस सूत्र के अंतर्गत ये 6 प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। यदि आपको इन 6 प्रकारों के तत्वों को सम्मिलित आ गया तो इसका मतलब आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि मैं पद विचलन रीति के द्वारा समांतर माध्य की जो गणना है, जो गणना करवाई जाती है, उसको बेखूबी, सकुशल, बुद्धिमता से, चातुर्यता से उसका समाधान कर सकता है।
समझ आ गया? तो इसको भी एक बार लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सभी विद्यार्थी, किस प्रकार से पद विचरण रीति के द्वारा समांतर माध्य की गणना की जाती है। थ्योरी समझ में आ गई आप सभी विद्यार्थियों को? ये हमारी गणना प्रक्रिया थी। इन गणना प्रक्रिया के द्वारा ही समांतर माध्य की गणना की जाती है। आगे वाली क्लास के अंतर्गत हम एक गणना प्रक्रिया के द्वारा जो आपने पढ़ा है, याद किया है, उसके एक प्रश्न का, एक एग्जाम्पल का उदाहरण ले लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस बिंदु को लिख लेना और याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। शाबाश।